गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी से बहुत दिनों बाद मिलकर दोबारा पुनः बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी और आज से हमारी क्लासेस, हमारी ये सीरीज़ फिर से शुरू होने जा रही है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ यूपीएससी 2022 के लिए जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो आज से हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। कैन यू हियर मी ऑल? प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। चलिए परफेक्ट। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये सीरीज। सिविल सर्विसेज के लिए भारत की संविधान और राज व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये पुस्तक है और पढ़ना भी चाहिए। काफ़ी अच्छी किताब है, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से ये लिखी गई है। और इस किताब में आपको पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है पेपर 2 का, वो काफ़ी हद तक अच्छे से कवर हो जाता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोग डेली इस सीरीज को अटेंड करेंगे तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्पेक्ट्रम किया था कंप्लीट लाइन बाय लाइन, वैसा ही भारत का संविधान एम लक्ष्मीकांत को हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट्स के 2-3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहला कि ये सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स की होगी या मेंस के लिए भी होगी। तो ये सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगी। आप लोगों को मेंस में भी यहाँ से काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा और प्रीलिम्स में भी मिल जाएगा। पिछले साल जब मैंने पॉलिटी के लिए सीरीज ली थी प्रीलिम्स के पहले, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वहाँ से सही हुए थे प्रीलिम्स में 2021 में और 20 में भी। तो प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मेंस में भी आपकी सीरीज काफ़ी काम आएगी। दूसरा क्वेश्चन कि आपके पास, कई लोगों के पास में 6th एडिशन, इस बुक का 6th एडिशन होगा और क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें ये रिवाइज्ड एडिशन खरीदना चाहिए। तो अगर आपके पास 6th एडिशन है इस किताब का, एम लक्ष्मीकांत भारत की राज व्यवस्था का, तो आपको ये रिवाइज्ड एडिशन खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ अपडेशंस हैं जो मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूंगा। तो आपके पास 6th एडिशन अगर है तो आपका काम उससे चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, 6th एडिशन से ही आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली ये क्लास 3:30 बजे इसी समय होगी और लाइन बाय लाइन इस सीरीज को अगर आप पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे तो आपको फिर लक्ष्मीकांत को समझने के लिए कोई और वीडियो, कोई और, ठीक है, जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 2022-23 सबके लिए यूजफुल रहेगी। ओके, आप में से कई लोगों ने मेरी स्पेक्ट्रम की सीरीज देखी होगी जिसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया है। वैसा ही हम लोग डिस्कशन यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी इंट्रोडक्टरी ऑफर। अगर आप अभी भी यूपीएससी 2023 का सपना देखते हैं, अभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें अनअकैडमी का, तो एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन इस समय आप ले सकते हैं। जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो का 63,000 में आप ये ले सकते हैं मेरा रेफरल कोड CK लाइव अप्लाई करके। और इसमें आपको 18 महीने के साथ 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। मतलब 18 महीने की प्राइस में आप 21 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें जीएस, ऑप्शनल, बुक्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 63,000 रुपीज में, 63,000 रुपए में पूरे 21 महीने के लिए। तो ये रेफरल कोड है CKLIVE
ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। और ये ऑफर 19 जनवरी तक अब बढ़ा दिया गया है। पहले ये 12 जनवरी तक था, लेकिन कई सारे लोग जो नहीं ले पाए हैं, अभी भी 19 जनवरी तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ कॉम्बेट में भाग लीजिए, जो हर संडे को 11 बजे होता है। आप मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी कॉम्बेट में हिस्सा ले सकते हैं और 1 घंटे में 56 क्वेश्चन का आंसर देकर आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप और कई सारे अलग अलग प्राइजेस जीत सकते हैं। फिर मेगा टेस्ट सीरीज भी यूपीएससी की स्टार्ट हो गई है अनअकैडमी पर। यहाँ पर लोन फैसिलिटी है, अगर आप में से कई लोग एक बार में पे करके नहीं ले सकते सब्सक्रिप्शन, तो आप ईएमआई के थ्रू अपना लोन ले सकते हैं और 12 ईएमआई में आप इसको बिना किसी ब्याज के, इंटरेस्ट के आप इसको पे कर सकते हैं। इस रेफरल कोड को अप्लाई करके बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में आपका लोन यहां से हो जाएगा। फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, एक पर्सनल कोच और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लिया जा सकता है। ये रेफरल कोड है CKLIVE, इसका यूज करिए और 1 साल 2 साल 3 साल तक का नॉर्मल या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। हाँ, मैंने बता दिया है कि ये सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आएगी और चूंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के बीच, इसीलिए मैं आपको ये सीरीज पूरी कंप्लीट करा रहा हूं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, नहीं करें तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक का। लेकिन आपके पास ये बुक होना चाहिए, या तो 6th एडिशन आपके पास होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर आप 6th रिवाइज्ड एडिशन ले आइए मार्केट से जाकर। तो जब मैं आपको ये बुक पढ़ाऊंगा तो आप इधर बोर्ड पर भी देखिएगा, पैनल पर भी मेरे साथ, और दूसरा आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आप बुक में भी उसको देखते रहें, ताकि अगली बार आपको उस बुक को पढ़ते समय कुछ भी ऐसी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो है भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आप में से कई लोगों को ये लग सकता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और ये तो हिस्ट्री है, तो इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आपको ये इतिहास जो भारत के संविधान का बैकग्राउंड माना जाता है, ठीक है, ये समझने की जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ना है इसको। इसमें कई सारे एक्ट वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में जो आप भारत का संविधान देखते हैं, इस संविधान को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके प्रावधानों को, चाहे इसमें मौलिक अधिकार वाला प्रावधान हो, संसदीय प्रणाली के प्रावधान हो, राष्ट्रपति की शक्तियां हो, उत्तरदायी सरकार हो, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको आप कहते हैं, तो जो कुछ भी आप इस संविधान में वर्तमान में समझना चाहते हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा यदि आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने का ये फायदा होगा कि आप हर वो चीज इस संविधान की समझ पाएंगे कि वो क्यों रखी गई है, क्यों संविधान में शामिल की गई है, या सबसे पहले कब शामिल की गई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये जो अध्यादेश जारी करने की आप शक्ति पढ़ते हैं, ये भारत में सबसे पहले कहां से आई, कैसे आई। ठीक है, तो इस सब को समझने के लिए आपको ये पूरा के पूरा संविधान का जो पृष्ठभूमि है इसको अच्छे से समझना होगा। और ये शुरुआत कहां से होती है आपको पता है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जैसे ही भारत में उसने अपना शासन स्थापित किया तो उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, संसद ने जो समय समय पर कानून पास किए, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो संविधान के विकास को जानने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज के वर्तमान को समझने के लिए उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको इतिहास और बैकग्राउंड अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप वर्तमान को लेकर अच्छी समझ नहीं विकसित कर सकते। ठीक है, एक कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कहां से इस बुक में शुरुआत होती। किताब को सामने रखिएगा, यहां भी आप देखते रहिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, और अगर ऐसा लगेगा कि आपको वो चीज समझानी चाहिए तो मैं यहां से आपको वो समझा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप आज इस क्लास को देख रहे हैं
और आप चाहते हैं कि इस क्लास का, इस सीरीज का आपको फायदा मिले और पूरा पॉलिटी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ना तो प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम आए ना मेंस में, तो आपको ये सीरीज लास्ट तक देखनी है। अगर आप इसके हर सेशन को देखेंगे तो फिर आपको पॉलिटी में, राज व्यवस्था में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी और उस कंपनी को अधिकार दिया गया, 1600 में एक चार्टर प्रदान किया गया ब्रिटेन के, ठीक है, ताज के द्वारा, कि आप भारत पर जाकर जो व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ, और एकाधिकार उनको दिया गया, मोनोपोली एक तरीके से दी गई और एक तरह का लाइसेंस दिया गया जिसे हम लोग चार्टर कहते हैं। अब आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस काल में कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, खास करके पुर्तगाली वगैरह, ये भारत आए, भारत आकर इन्होंने अपना व्यापार किया, काफी सारा मुनाफा यहाँ से कमाया। तो इस व्यापार के मुनाफे में अंग्रेजों को भी हिस्सेदारी चाहिए थी। तो एक कंपनी आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनती है, और उस कंपनी को ब्रिटेन के जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने उस कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया। चार्टर का मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार पत्र या लाइसेंस। तो उन्होंने इस कंपनी को ये अधिकार दिया, और ये अधिकार एक्चुअली एकाधिकार था, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, और ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने ये चार्टर प्रदान किया और उन्हें भारत के साथ व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दिए गए, और मैंने आपको कहा कि ये एकाधिकार था। अब भारत आए, भारत आके व्यापार करने लगे। उस समय का भारत आपको पता है कि कैसा था। पुर्तगाली भारत में अच्छे खासे पांव जमा चुके थे, क्योंकि पुर्तगालियों को भारत में आए हुए लगभग 100 वर्ष हो चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा आया। उसके बाद पुर्तगालियों का व्यापार भारत के साथ काफी अच्छा चल रहा था और उन्हें कोई चुनौती भी नहीं मिल रही थी खासकर। ऐसे में अंग्रेज कंपनी आई और इसने भी अपना व्यापार शुरू किया। ये वो काल था जब मुगल धीरे धीरे अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे और अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। इस समय भारत में आपको पता है कि जहांगीर का शासन आने वाला था, क्योंकि 1605 तक भारत में अकबर का शासन रहा, फिर जहांगीर का शासन आया और उसके बाद औरंगजेब का शासन आया। तो उस काल में भारत में मुगलों का साम्राज्य विस्तारित हो रहा था, उनकी शक्ति बढ़ रही थी। ऐसे में अंग्रेजों के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। वो भारत आए और भारत के साथ व्यापार करते रहे काफी वर्षों तक, बहुत बड़ी उपलब्धि कोई उनको मिली नहीं। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और जब औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल सम्राट आए, तब जाकर आपको पता है कि अंग्रेजों को थोड़े से पैर पसारने का मौका मिला। तब जाकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लगी, और जब उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई तो वो व्यापार करते करते यहाँ पर शासक बन गए। उस युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं, जो इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये एक निर्णायक युद्ध भारत के इतिहास में क्यों माना जाता है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए क्योंकि ये कंपनी अभी तक भारत में सिर्फ व्यापार कर रही थी और कुछ खास ये कर नहीं पाई थी। बहुत सालों से भारत में ही थी, लगभग 150 साल से ज्यादा हो चुके थे। लेकिन बक्सर के युद्ध में आप सब जानते हैं कि एक तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, एक तरफ अवध का नवाब, और दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला आपको पता है, और तीसरी बंगाल का जो पूर्व नवाब था मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और उस युद्ध में वो हार गए। 1764 के बक्सर के युद्ध के बहुत भयानक परिणाम हुए, क्योंकि अभी तक कंपनी सिर्फ व्यापारिक काम कर रही थी। मतलब ऐसे समझिए कि भारत में कोई कंपनी आती है और वो भारत सरकार से कहती है कि हमें लाइसेंस दो, हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, और जैसे दूसरी कंपनियां व्यापार करती है ऐसे वो भी भारत में व्यापार कर रही है। लेकिन व्यापार करते करते वो कंपनी बहुत शक्तिशाली हो जाए और वो भारत सरकार को ही युद्ध में हरा दे, कुछ ऐसी स्थिति। अब अंग्रेजों ने जब बक्सर का युद्ध जीता तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि की थी, एक मुगल सम्राट के साथ और दूसरी की थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो ये जो 2 संधियां हुई थी, खास करके मुगल सम्राट के साथ जो संधि हुई
उसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार, एक प्रकार से टैक्स कलेक्शन राइट्स आप कह सकते हैं, कर लेने का, कर वसूलने का अधिकार इनको मिल गया। अभी तक आप ये समझिए कि अगर कल को कोई कंपनी, भारत में कोई कंपनी है, कोई भी विदेशी कंपनी, और आपसे कहे कि हमें टैक्स दो, ठीक है, इनकम टैक्स या जीएसटी जो भी टैक्स आप देते हो वो कहे कि हमें दो, आप क्यों दोगे? आप टैक्स देते हो भारत सरकार को, और भारत सरकार को आपसे टैक्स लेने का अधिकार है। आयकर अधिनियम बना हुआ है भारत में, जिसकी वजह से भारत सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है। जीएसटी कानून बना हुआ है, जिस कारण से भारत सरकार आपसे जीएसटी वसूल सकती है ना, मतलब सरकार को यह अधिकार है कि वो हमसे ये कर वसूले। अगर कल को उठ के कोई कंपनी ये बोले कि हमें टैक्स दो, तो आप उसे दोगे? समझ में आई मेरी बात? तो भारत सरकार के अलावा आप किसी और कंपनी को टैक्स नहीं दोगे ना। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसे हम क्यों टैक्स देंगे? लेकिन जब बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता तो 1765 में उन्होंने इलाहाबाद की संधि की, और उस समय भारत का जो सम्राट माना जाता था मुगल सम्राट, मुगल सम्राट से उन्होंने संधि कर ली, और मुगल सम्राट चूंकि हार गया था, उन्होंने इनको ये अधिकार दिए कि अब आप बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ के दीवानी अधिकार इनको मिल गए। मतलब जो काम एक शासक का होता है वो काम अब कंपनी का भी हो गया। मतलब कंपनी व्यापारी से क्या बन गई? शासक। ट्रेडर्स जो व्यापारी थे वो अब रूलर्स बन चुके थे, वो अब शासक बन चुके थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो व्यापार करने थी, लेकिन वो शासन करने लगी। इसके तहत भारत में कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। इससे पहले कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां से वो टैक्स कलेक्शन कर सकती थी। तो अब भारत में दूसरे राजे, रजवाड़े, महाराजाओं की तरह एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की कंपनी की प्रक्रिया शुरू हो गई। समझ में आ रहा है? देखो, आप सीक्वेंस में समझोगे ना, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं बहुत जल्दी में भी आपको ये सब बता सकता हूं, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक कहानी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर समझिए कि अब वो व्यापारी कंपनी भारत में एक शासक बन चुकी थी और वो यहां से टैक्स कलेक्शन करने लगी थी। अब इसके बाद यहां से लेकर 1857 तक, 1857 में भारत में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं। तो 1857 की क्रांति में जब भारत में एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, तो उसके बाद कंपनी के इस पूरे शासन को खत्म कर दिया गया। यहां से लेकर तो 1857 तक भारत में कंपनी ने शासन किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर उस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किए थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व कंपनी से ले लिया और सीधा सीधा अपने हाथ में चल। ठीक है, अब ब्रिटिश ताज भारत में क्या करने लगा? शासन करने लगा। कंपनी का मामला वहां जाके खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे दो भाग में देखोगे। एक तो 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद से जब कंपनी ने शासन शुरू किया, वहां से लेकर 1857 तक, और 1857 से लेकर भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 तक, उसके बाद फिर यह शासन चलता रहा। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। आजादी मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ तब ऐसी जरूरत महसूस की गई कि अब हमारा एक खुद का संविधान होना चाहिए, जिसके आधार पर इस देश का शासन आगे चलाया जा सके। तो भारत का संविधान बनाना था। इसके लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान अस्तित्व में आया। हालांकि हमारे संविधान में कई सारी विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, क्योंकि इतने वर्षों तक भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस शासन से काफी सारी चीजें हमने सीखी, और उनमें से कई चीजों को हमने हमारे संविधान में शामिल भी किया। फिर भी ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित हुई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान पर, हमारे राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब संविधान बन रहा था तो हमें कई सारे ऐसे लोगों ने सुझाव दिया कि आप अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाइए। चूंकि आपको पता है ना कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, आगे वो भी समझेंगे कि क्या होता है। लेकिन हमने अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया,
बल्कि हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया जो कि ब्रिटेन में है। हमें एक उत्तरदायी सरकार चाहिए थी और उत्तरदायी सरकार संसदीय प्रणाली में मिलेगी, और ब्रिटेन जो इतने सालों से हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो संसदीय प्रणाली से हम बहुत अच्छे से परिचित हो चुके थे। तो इसीलिए संविधान लागू होने के समय, संविधान बनाते समय संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली से बेहतर हमारे लिए माना गया और हमने संसदीय प्रणाली को अपना लिया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताएंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का क्या कारण रहा और क्यों भारत ने ब्रिटेन की कई सारी चीजों को एज इट इज अपना लिया। उनके बारे में आप दो भाग देखो। एक, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक मैं आपको बताऊंगा कंपनी का शासन किस प्रकार से रहा, किस प्रकार के नियम, किस प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। और दूसरा, सम्राट का शासन 1857 की क्रांति के बाद वहां से लेकर 1858 से 1947 तक का जो शासन है उसे आप ताज का शासन, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। इस समय कंपनी शासन कर रही थी, ब्रिटिश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से था तो ब्रिटिश सरकार का, लेकिन डायरेक्टली भारत में कंपनी का शासन था। यहां से कंपनी पूरी तरीके से गायब कर दी गई और पूरा शासन चला गया ब्रिटेन की सरकार के पास में। तो इसीलिए यहां से आप ताज का शासन देखते हो। क्योंकि भारत की तरह ब्रिटेन में भी जो है ना, नाम मात्र का प्रमुख होता है ताज या राष्ट्रपति, जो वहां पर आपको ताज मिलेगा। तो इसीलिए वहां सरकार का ही भारत की तरह शासन चलता है, वहां भी प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होता है। तो अल्टीमेटली ये जो सम्राट का शासन है ना, ये भी वहां की सरकार का ही शासन था, ठीक है, क्योंकि ये नाम मात्र का प्रमुख है। अब आपको एक एक करके बताएं, कंपनी का शासन शुरू करते हैं 1773 से 1858 तक। इसमें सबसे पहले आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट जिसे आप कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हम लोग करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें समझना है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो जरूरत क्या थी, इस कानून को पास करने की जरूरत क्या थी। 1773 में जो ये कानून पास हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार हासिल किए, तो आप सबको लग रहा होगा कि उसके बाद तो कंपनी मालामाल हो गई होगी। उसके बाद तो कंपनी के हाथ में एक बहुत बड़ी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है और कंपनी रातों रात दुनिया में सबसे अमीर कंपनी बन गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भारत में बक्सर का युद्ध कंपनी ने जीता और बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी अधिकार उसको मिले, उसने वहां से टैक्स वगैरह वसूल करना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कंपनी बहुत ज्यादा धनी हो जाएगी, खूब सारा पैसा कमा लेगी। लेकिन उल्टा हो गया, कंपनी घाटे में चली गई, इस कंपनी के ऊपर कर्ज हो गया। अब आप बोल रहे हो कि यह कैसे पॉसिबल है। भारत में बंगाल जैसे बड़े प्रांत को जीतने के बाद यहां का सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है और उसके बाद भी कंपनी कर्जे में कैसे जा सकती है। आखिर कंपनी का दिवालिया कैसे निकल सकता है, कंपनी को घाटा कैसे हो सकता है। इसका कारण यह था कि जितना पैसा भी कंपनी के पास आता था वो सारे के सारा उसके कर्मचारियों ने आपस में इतनी धांधली, भ्रष्टाचारी मचा रखी थी कि ये लोग कंपनी को उसका फायदा होने ही नहीं देते थे। मतलब कंपनी के कर्मचारी रातों रात अरबपति, करोड़पति बन गए। कुछ तो उनमें से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से बन गए उसमें। तो जितना फायदा हुआ वो कंपनी के कर्मचारियों का हुआ, कंपनी को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आ रही मेरी बात। अगर वो सारा पैसा ईमानदारी से कंपनी के पास जाता तो कंपनी धनी होती, कंपनी के पास पैसा होता। लेकिन ये सारा पैसा कर्मचारियों की जेब में जा रहा था। ये लोग भ्रष्टाचारी कर रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान हो गई, करे तो करे क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से एक रिक्वेस्ट की कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन हमें इन कर्मचारियों से बचाइए। ये जो कंपनी के कर्मचारी धांधली कर रहे हैं और ये कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, इसको रोकिए, इनको नियंत्रित कीजिए, इनको रेगुलेट कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि बिल्कुल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ऐसा कहा तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि बिल्कुल कर देते हैं, और उन्होंने एक एक्ट पास किया 1773 में। इसे ही आप रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था।
पहली बार ब्रिटेन की सरकार, अभी तक कंपनी भारत में अपने हिसाब से चीजें चला रही थी और ब्रिटेन की सरकार भी ये देख रही थी। ब्रिटेन की सरकार जानती थी कि कंपनी कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। ये व्यापार करने गई थी लेकिन अब शासक बन गई है, मतलब भारत का कुछ इलाका कंपनी जीत चुकी है, ये वो जानते थे। उन्हें तो मौके की तलाश थी कि जिस दिन मौका मिलेगा इस कंपनी को दबोच लेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो कंपनी के कर्मचारियों ने ब्रिटेन की सरकार को यह मौका दे दिया। कंपनी आगे रह के गिड़गिड़ा रही है, कंपनी आगे रह के बोल रही है कि हमारे कर्मचारियों को रोको। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये एक्ट पास किया था। इसको इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं क्योंकि कंपनी के नियंत्रण की दिशा में, नियमित करने की दिशा में ये पहली बार ऐसा था जो ब्रिटेन की सरकार कुछ कर रही। पहले तो चार्टर एक्ट पास किया था, 1600 में उनको अधिकार दिए थे भारत के साथ व्यापार करने के, एकाधिकार था, व्यापार करो, करते रहो। लेकिन अब बात दूसरी थी। अब ब्रिटेन के सरकार को भी ये पता था कि कंपनी को नियंत्रित तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो इलाका इन्होंने जीता है ये इलाका ये खो देंगे। और वो जानते थे कि धीरे 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 भारत के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा किया जा सकता है और भविष्य में भारत ब्रिटेन के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकता है। ठीक है, तो रेगुलेट तो करने की दिशा में ये पहला कदम था। अब रेगुलेट करेंगे कैसे? अब सोचिए, आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि ये जो रेगुलेट करने की बात है तो ये कैसे करेंगे? ब्रिटेन की सरकार तो ब्रिटेन में, लंदन में बैठी हुई है, तो भारत से हजारों लाखों मील दूर, इतनी दूर से आप कैसे करोगे? कैसे कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करोगे? तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। ब्रिटेन की सरकार ने इस अधिनियम में एक व्यवस्था की कि आपको एक संस्था का गठन करना पड़ेगा, आपको एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों का समूह बनाना पड़ेगा और हमें कुछ भी पूछना होगा तो हम उनसे पूछेंगे, वो आंसरेबल होंगे। कंपनी की एक एक पाई का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब हम उनसे लेंगे। मतलब अब एक ऐसा संगठन आ गया जो ब्रिटेन की सरकार को हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए जवाबदेह था। कंपनी के बारे में कुछ भी अगर पूछना हो, कंपनी के बारे में कुछ भी अगर जानना हो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो ये कौन बताएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की संस्था का गठन कर दिया गया और अब कुछ भी धांधली नहीं हो सकती थी क्योंकि उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एक एक प्रश्न का जवाब ब्रिटेन की सरकार को देना था। समझ गए आप? यहां तक समझ में आया? इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था आंसरेबल, जवाबदेह था, उत्तरदायी था। ब्रिटेन की सरकार को उसे हर एक बात का जवाब देना पड़ता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप जिसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे आपने देखा होगा ना, भारत में प्रश्नकाल होता है, सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार से अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसे उसका उत्तर देना पड़ता है। तो बेसिकली सरकार पर नियंत्रण स्थापित होता है ना इससे। इस साल मेंस में क्वेश्चन भी आ गया, इत्तेफाक से आपने देखा होगा कि इस साल एक क्वेश्चन आया था कि कार्यपालिका जो है भारत में, उसकी जवाबदेही को तय करने में संसद कहां तक समर्थ है। आपने देखा होगा कि मेंस के जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन भी आ गया था और उसमें आपको यही लिखना था कि भारत में क्या क्या साधन है जो भारत में कार्यपालिका को, सरकार को नियंत्रित करते हैं। विधायिका के पास संसदीय नियंत्रण के साधन क्या क्या है और वो कहां तक प्रभावी है। कई कारण है जिनकी वजह से वो प्रभावी नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। क्या बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कुछ भी होगा उसके लिए, कंपनी के हर काम के लिए ब्रिटेन की सरकार के प्रति जवाबदेह था। ओके, अब देखो, इसके साथ ही एक और चीज आपको मिलेगी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कैसे रखी गई ये मैं आपको बता दूं कि उस समय मोटे मोटे तौर पर भारत में तीन जो है शक्ति के केंद्र थे। एक बंबई, यहां पर अंग्रेजों का अच्छा खासा जो है मामला था। दूसरा मद्रास और तीसरा इलाका था बंगाल।
कंपनी के सत्ता के ये 3 केंद्र हुआ करते थे उस समय भारत में, बंबई, मद्रास और बंगाल। अब ये कैसे आया ये आपको पता होगा। बंबई कैसे आया, तो एक पुर्तगाली राजकुमारी की शादी वाली स्टोरी आप जानते हैं कि जब शादी हुई थी 1661 के आसपास, तो दहेज में वो द्वीप मिल गया था ब्रिटेन के सम्राट को, कैथरीन के साथ जब शादी हुई थी, और वही बंबई का द्वीप बाद में उन्होंने कंपनी को दे दिया था किराए पर 1668 के आसपास। तो ये बंबई आया था। मद्रास पट्टे पर लिया था चंद्रगिरी के राजा से, आपको पता होगा, और वहां से मद्रास इनके पास आया था। यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया था। और बंगाल कैसे आया था ये तो अभी बताया कि बक्सर के युद्ध जीतने के बाद बंगाल में कंपनी एक तरफा शक्तिशाली हो गई थी। तो 3 केंद्र थे, बंबई, मद्रास, बंगाल। और बड़ी बात यह थी कि इन तीनों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। एक गवर्नर बंबई का था, एक गवर्नर मद्रास का था और एक गवर्नर बंगाल का था। जैसे आप देखो ना, भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 28 राज्यों के अपने अपने गवर्नर हैं, आपको पता है। अब मध्य प्रदेश के गवर्नर को राजस्थान के गवर्नर से कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश का गवर्नर अपने आप में स्वतंत्र है और राजस्थान का गवर्नर अपने आप में स्वतंत्र है ना। क्या एमपी का गवर्नर राजस्थान के अधीन है या राजस्थान का एमपी के? नहीं ना। तो ऐसे ही ये जो है तीनों के गवर्नर थे, इनके पास अपनी अपनी शक्तियां थी और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन तीनों इसको क्या किया, इसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। मतलब एक प्रकार से उनसे शक्तियां लेकर, बंबई और मद्रास के गवर्नरों से शक्तियां लेकर बंगाल के गवर्नर को देना शुरू कर दी। मतलब यहां से भारत में आप देखोगे केंद्रीयकरण की, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब बंबई और मद्रास के गवर्नर बेचारे शक्तिहीन हो गए और बंगाल का गवर्नर रातों रात सुपरस्टार हो गए। और यहां से आप देखोगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। अभी तक ये तीनों बराबर थे, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर इन तीनों में सबसे शक्तिशाली हो गया, तो उसे हो गया क्या उसे कहने लगे बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये आपको पता है कि ये कौन था? ये आप जानते हैं कि ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। ये आपने सुना होगा नाम। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला क्या बना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ध्यान से सुनना, केंद्रीय प्रशासन पूरा नहीं हुआ, केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। आगे जाके ये केंद्रीयकरण बढ़ता ही चला गया, लेकिन इस अधिनियम ने तो बंगाल के गवर्नर को इन तीनों में सबसे शक्तिशाली बना दिया। आगे यहां तक समझ में? जो आप पढ़ते हो ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1773 के एक्ट से, वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि अब बंगाल का गवर्नर बाकी के दोनों गवर्नर से ज्यादा शक्तिशाली हो गया, एक प्रकार से वो उसके अधीन हो गए। तो अब ये तो हो गई विषय। इसके आगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं देखो क्या थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। समझ गए आप? अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया वो, ये तो मैंने आपको अभी बताया। अब अकेला कैसे शासन करेगा? क्या अकेला बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे बंगाल, मद्रास और बंबई को संभाल सकता है? नहीं ना। तो इसकी सहायता के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल का गठन किया गया। इसे काउंसिल ऑफ 4 या कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे पूछे एग्जाम में कि कलकत्ता काउंसिल क्या है, इसे कलकत्ता काउंसिल भी कहते थे क्योंकि उस समय इसका केंद्र कलकत्ता में था। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 और लोगों को नियुक्त किया गया उसकी काउंसिल के तौर पर, और ये हो गए 1+4। कितने? टोटल 5 लोग थे जो हर चीज तय करते थे। ये 5, 1+4, एक गवर्नर जनरल और 4 उसके सहायता के लिए काउंसिल के सदस्य, जिसे हम लोग कलकत्ता काउंसिल भी कह सकते हैं, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल की काउंसिल भी कहेंगे। अब ऐसा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब देखो ये काउंसिल करती क्या थी? ये काउंसिल जो है पूरे
भारत में जो कंपनी का इलाका था, बंगाल, मद्रास, बंबई, उस सब के प्रशासन का जिम्मा इसी के पास था। यही तय करती थी, एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव थी, एक प्रकार से कार्यपालिका थी। लेकिन यही कार्यपालिका कानून भी बनाती थी, यही कार्यपालिका विधायिका भी थी। अब समझ रहे हैं आप, गवर्नर जनरल अपने 4 और लोगों की सदस्यों की सहायता से पूरे इलाके का शासन चलाता भी था और कानून बनाता भी था। तो ये 5 लोग एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन यही 5 लोग लेजिस्लेटिव भी थे। इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम था कानून को लागू करना, प्रशासन को चलाना। लेकिन यही क्या कर रहे थे? यही कानून बना भी रहे थे। जैसे हम देखें ना, भारत में सरकार है जो केंद्र सरकार मुख्य रूप से तो क्या है? विधायिका की सदस्य है। केंद्र सरकार का हर मंत्री संसद का सदस्य है, तो वो विधायिका का अंग है। लेकिन वो केंद्र सरकार एक प्रकार से अपने आप में कार्यपालिका भी है, तो कानूनों को लागू भी करती है। ये इसका उल्टा था। ये एक कार्यपालिका थी जो विधायिका का काम भी करती थी। मतलब जो आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हो ना, कि विधायिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं। यहां विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही एक है। समझ में आया? आ रहा है समझ में? तो ये पहली विशेषता थी। और इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब बंगाल का गवर्नर जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इससे पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी, अलग अलग थी। बंबई का मामला अलग था, बंगाल का अलग था और मद्रास का अलग था। फिर इस अधिनियम ने एक और चीज की कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की। अब कार्यपालिका कौन है, जरा ध्यान से समझो। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक कार्यपालिका, जो यही काउंसिल थी, गवर्नर जनरल उसकी 4 सदस्यों की। दूसरा विधायिका, यही विधायिका का काम भी कर रही थी। अब तीसरा अंग था न्यायपालिका। न्याय का काम कौन करेगा? जुडिशरी का काम कौन करेगा? तो इसके लिए क्या किया गया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई और 1774 में यह सुप्रीम कोर्ट आ गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपने एलिजा इम्पे का नाम सुना होगा। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें और भी 3 अन्य न्यायाधीश थे और कुल मिला के 4 लोग उस समय कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में थे। तो अब विधायिका भी हो गई, कार्यपालिका भी हो गई, न्यायपालिका भी हो गई। अब बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझ लो कि यहाँ कार्यपालिका विधायिका दोनों ही गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, और यहां पर न्यायपालिका का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ओके, चलो अब इसके तहत कंपनी के, अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मैंने आपको बताया था जिसके पीछे ये एक्ट पारित किया गया। सबसे बड़ी समस्या थी कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी दिक्कत थी कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और घूसखोरी की समस्या। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि कंपनी के कर्मचारी जो है अब निजी व्यापार नहीं कर सकते। कंपनी का नाम लेकर और कंपनी के नाम से अपनी जेबें भर रहे थे वो। अब आप कंपनी के नाम से क्या नहीं कर सकते? व्यापार नहीं कर सकते, निजी व्यापार। और भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, है ना। जो सबसे बड़ी जड़ थी, कंपनी को घाटा क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे, कंपनी के नाम पर दुरुपयोग करते थे अपने अधिकारों का। इसके साथ साथ उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, और इस सब को बैन कर दिया गया। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त। ये मैंने अभी आपको बताया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की संस्था का गठन किया गया। कुछ लोग होते थे इसमें, और इन लोगों का दायित्व यह था कि हर एक मामले पर जो भी कंपनी कर रही है उसके लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तर देना। ब्रिटिश सरकार इससे कुछ भी पूछ सकती थी और हर मामले में इसको जवाब देना जरूरी था। तो अब मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी भारत में है, कंपनी भारत में काम कर रही है, कर्मचारी भी भारत में है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार तो लंदन में है। तो ब्रिटेन से बैठकर भारत के ऊपर नियंत्रण कैसे बनाएंगे? इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना,
ये वो बॉडी था जिसके माध्यम से कंपनी के ऊपर शिकंजा कस रही थी ब्रिटेन की सरकार। इज दैट क्लियर? क्लियर? अब इसके बाद में और क्या हुआ, इसने क्या किया, भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। मतलब ब्रिटेन की सरकार सांस भी लेगी तो उसकी जानकारी, सॉरी कंपनी जो है ना, कंपनी और उसके कर्मचारी कुछ भी करेंगे उसकी जानकारी ब्रिटेन की सरकार को देना पड़ेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से हर बात पता चल जाती थी ब्रिटेन की सरकार को कंपनी के बारे में। चलो अब ये एक्ट तो हो गया, फिर इसके बाद में एक एक्ट आया 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी बोलते हैं। तो इसको क्यों लाए गए? 1773 में जब एक एक्ट पास किया गया तो 1781 में एक और एक्ट पास करने की जरूरत क्या पड़ी, मैं आपको बताता हूं क्या कारण था। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी। खामियां कैसे रह गई थी मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारियों पर एक तरफ तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का नियंत्रण है, ठीक है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुआ था उसका नियंत्रण है। मैंने अभी आपको बताया 1773 के एक्ट से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है ना कलकत्ता में, तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों पर नियंत्रण और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का नियंत्रण। तो कंपनी के कर्मचारी दोहरे नियंत्रण में आ गए थे। वो किसके तहत माने जाएंगे? एक तरफ गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय है। तो इस एक्ट ने क्या किया, इस दुविधा को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि जो कमी रह गई थी 1773 के एक्ट में, उस कमी को इसने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। समझ में आ रही बात? कैसे? इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, मुक्त कर दिया। मतलब अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी करती थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उस समय नहीं जा सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से जुड़े हुए मामले नहीं सुन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट जो कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों से जुड़े हुए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दी। जैसे आपने एक प्रावधान पढ़ा होगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी काम अपनी पदावधि के दौरान पद से जुड़े हुए किए जाएंगे उसको लेकर किसी न्यायालय में उनको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, उसको लेकर कोई केस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अब गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उस काउंसिल से को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी, कंपनी के कर्मचारियों को भी इस सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट अब कंपनी के कर्मचारियों से जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता था। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, बस इसमें एक ही प्रावधान है जो आपके समझने का था काम का, बाकी छोटे मोटे। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया और कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। जितने भी लोग उस समय उस इलाके में थे कलकत्ता में, कोलकाता के आसपास, उन सारों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया और कर्मचारियों को और उनके कामों को बाहर कर दिया गया। तो ये हो गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं की निजी कानूनों के लिए जो है, उस समय हिंदुओं के लिए हिंदू कानून चलते थे और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय कर। अब आपको पता है कि मुसलमानों का जो शरीयत या जो भी उनके धार्मिक कानून है उसके तहत फैसले सुने जाते थे, उसके तहत मुकदमों का निर्णय होता था। और हिंदुओं के हिंदू कानूनों के तहत जो हिंदू धर्म संहिताएं बनी हुई है उसके तहत मुकदमे सुने जाते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो ना कि इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, हर व्यक्ति के ऊपर इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो। लेकिन तब ऐसा नहीं था।
चोरी करने वालों व्यक्ति को देखा जाता था कि चोरी करने वाला व्यक्ति किस धर्म का है। अगर वो हिंदू धर्म का है तो हिंदू कानूनों के अनुसार उसका निर्णय होता था, उसको दंड दिया जाता था। यदि वो मुसलमान है तो मुस्लिम धार्मिक कानूनों के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाता था और वैसा निर्णय होता था। तब ऐसी विधि, जो आप देख रहे हैं विधि का शासन, ये नहीं था। अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून बने हुए थे और उसी के हिसाब से निर्णय हुआ करता था। तो इसी एक्ट ने यह तय किया कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानूनों के हिसाब से और मुसलमानों के लिए मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से फैसले किए जाएंगे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। और एक और व्यवस्था की गई कि अगर जो प्रांतीय न्यायालय थे उस समय, उनके खिलाफ अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे, आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास करें। गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों की जो काउंसिल थी उनके पास जाए। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए नियम बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया। तो ये एक्ट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो चीजें आपके काम की थी वो मैंने आपको बता दी कि जैसे सबसे बड़ा जो समस्या था, कंपनी के जो कर्मचारी थे उन सबको बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, और ये एक समस्या रह गई थी पिछले कानून में। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार लगातार कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी है कि उसको नियंत्रण हो ही नहीं रहा है। कंपनी है कि अभी भी उसके ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, अभी भी मनमानी कर रही है कंपनी। तो अब क्या किया जाए? कंपनी की शक्ति को और कम करने का समय आ चुका था। हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पूरी तरीके से जिम्मेदार था हर एक बात के लिए, लेकिन वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा ठीक है मत करो, हम एक और एक्ट पास कर दें। अब की बार पिट्स द यंगर, उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनका नाम था पिट्स। इनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके समय में एक एक्ट पास हुआ 1784 में, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहां तक समझ में आया? तो पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ, और इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी? देखो, कंपनी के नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। कंपनी पर जो नियंत्रण था ब्रिटेन की सरकार को, उसको और बढ़ाना चाहती थी। कैसे बढ़ाए? तो उसने क्या किया, कंपनी की शक्तियों को आधा आधा 2 भाग में बांट दिया। मतलब कंपनी को और कमजोर करने के लिए उसकी शक्ति 2 अलग अलग संगठनों में बांट दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो तो पहले से ही था, एक और संस्था बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। अब कंपनी का जितना भी मामला था ये दोनों संस्थाओं को मिलकर देखना था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को अलग अलग कर दिया। ये कंपनी देखो पहले व्यापार कर रही थी, शुरू में आई थी तो क्या करने आई थी? शुरू में आई थी तो व्यापार करने आई थी ना, ये तो व्यापारी थे। तो पहले तो व्यापार 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 करते रहे, फिर बाद में जब मौका मिला तो झपट्टा मार लिया और इलाका ही कब्जे में ले लिया, शासक बन गए। तो कंपनी अब दोनों काम करती थी, वो व्यापार भी कर रही है और वो भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा रही है, साम्राज्य को और विस्तार दे रही है, वो और ज्यादा शक्तिशाली बन रही है, वो राज भी कर रही है, किसी इलाके पर शासक बन गई है। तो कंपनी के ये दोनों कामों को अलग कर दिया। अब जितने भी कंपनी के वाणिज्यिक मामले हैं जैसे व्यापार से जुड़े हुए, वो सारे निर्णय कौन लेगा? वो सारे निर्णय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब सिर्फ व्यापार से जुड़े हुए मामलों पर ही निर्णय ले सकता है, वही काम करेगा। और दूसरी तरफ जो कंपनी के राजनीतिक मामले हैं, किससे संधि करना है, किससे युद्ध करना है, कैसे शक्तियां बढ़ानी है, आर्मी से लेकर हर एक चीज, अब वो कंपनी के दूसरे वाले भाग को दे दी, जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे निदेशक मंडल कहा जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ गए आप लोग? तो यहां 2 संस्थाओं के नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब सिर्फ कंपनी के व्यापार से जुड़े हुए मामले देखेगा, सिर्फ व्यापार से जुड़े हुए निर्णय लेगा। युद्ध, संधि, विस्तार, साम्राज्य, ये काम उसका नहीं। इस काम को करने के लिए अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की संस्था बना दी गई। तो इसने क्या किया, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो पहले ही था, एक नया आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। और इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं द्वैध शासन। इसे द्वैध शासन कहा जाता है। एक प्रकार से कई सारे बच्चे ये बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि कंपनी में द्वैध शासन किस एक्ट से लाया गया, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कंपनी में द्वैध शासन किस अधिनियम से लाया गया। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें बस वो बंगाल का द्वैध शासन पता है। 1765 से 1772 तक जो बंगाल में द्वैध शासन था वो ये समझ जाते हैं। कंपनी में द्वैध शासन ये नहीं है, कंपनी में द्वैध शासन ये है जब एक ही कंपनी को चलाने के लिए दो अलग अलग बॉडी बन गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये 1784 के पीट्स के इंडिया एक्ट से हुआ। समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझे आप लोग? अगर आपसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन कब चला, तो उसका आंसर होगा 1765 से 1772। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कंपनी में द्वैध शासन कब चला, तो उसका आंसर होगा 1784 का पीट का इंडिया एक्ट। इज दैट क्लियर? और ये भी मैंने आपको बताया कि ये दोनों करते क्या थे। पहले तो सारे काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जिम्मे थे, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से राजनीतिक मामले लेके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए, मतलब कंपनी की शक्ति को आधा कर दिया, दो भागों में बांट दिया। अब और ज्यादा कंपनी कमजोर हो गई। और समय समय पर, जैसे ये व्यवस्था हुई थी 1773 के एक्ट में कि हर 20-20 सालों में, कितने, हर 20 वर्षों में हम कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करेंगे और चेंज करते जाएंगे। मतलब जिन शर्तों पर कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, ये चार्टर 1600 में दिया गया था, इसको 20-20 सालों में रिव्यू करेंगे। मतलब 1793 में हमने देख लिया, 1773 में, अब 20 साल के बाद 1793 में हम क्या करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे और फिर से हमें जो जरूरत लगेगी उस हिसाब से हम टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर देंगे। तो हर 20-20 साल में उस चार्टर एक्ट को पास करना पड़ता था। आप पढ़ते हो ना चार्टर एक्ट 1773, फिर 1793, 1813, 1833, 1853। तो ये हर 20-20 सालों में चार्टर एक्ट क्यों पास होते थे? दरअसल कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश सरकार हर 20 सालों में बढ़ा दिया करती थी। उसे पता है कि आने वाले 20 साल में व्यवस्था चेंज हो जाएगी, आज जैसा नहीं रहेगा सब कुछ। तो इसीलिए 20 सालों तक तो एक जैसी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, 20 साल के बाद हम फिर रिव्यू करेंगे और हम उन टर्म्स एंड कंडीशन को फिर आगे तय करेंगे कि किन शर्तों पर कंपनी व्यापार भारत में करेगी। ओके, तो इस तरीके से कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कब तक चला? तो ये चलता रहा 1858 तक। 1858 तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दोनों ही कंपनी के मामले देखते रहे, कंपनी का शासन चलाते रहे। और उसके बाद में क्या किया गया, उसके बाद में कंपनी जब भंग हुई तो ये दोनों भी चले गए, इनकी भी विदाई हो गई और इन दोनों का काम सौंप दिया गया भारत सचिव को। इन दोनों की जगह एक नया पद आएगा 1858 में, भारत सचिव। और भारत सचिव जो था वो कंपनी के आगे जो सारे मामले ये दोनों देख रहे थे, उन सारे मामलों को आगे भारत सचिव देखने वाला है, जो आपको मैं 1858 के एक्ट के बाद बताऊंगा। ठीक है, चलो अब नियंत्रण बोर्ड को क्या पावर थी? नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन से डिसीजन ले रहा था? व्यापारिक, कमर्शियल डिसीजन वो ले रहा था।
इस प्रकार 1784 का पीट्स का इंडिया एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण था। दो कारणों की वजह से पीट्स के इंडिया एक्ट का नाम है। ठीक है, पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब ये जितना इलाका भारत में कंपनी ने जीता था, आप सोचिए किसने जीता, सारी मेहनत किसने की, भारत में व्यापार करने आई थी ये कंपनी और अपनी मेहनत से इस कंपनी ने भारत में इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। तो सारी मेहनत किसकी, कंपनी की। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि हम पहुंचाते ही नहीं, तो अगर हम तुम्हें अधिकार ही नहीं देते भारत के साथ व्यापार करने का, तो क्या भारत के ऊपर यह शासन स्थापित होता, क्या आज कंपनी यहां तक आती। इसीलिए ये जो कुछ भी है ये सब ब्रिटेन की सरकार का है। मतलब आप ये मत मान लेना कि भारत में जो कुछ भी आपने जीता है वो आपका है। तो इस अधिनियम ने क्या किया, जितना इलाका कंपनी ने भारत में जीता था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। मतलब इसके ऊपर नियंत्रण किसका होगा, ये किसका है, असलियत में ये सब कुछ ब्रिटेन का है, ब्रिटेन की सरकार का है। वो जब चाहे आपसे ले सकती है, इसका मतलब। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। अब ब्रिटेन की सरकार की शक्ति भारत में कंपनी के और इसके प्रशासन पर और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा नियंत्रण ब्रिटेन की सरकार का इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर हो गया। समझ गए आप, समझे कि नहीं समझे। तो कंपनी की सारी मेहनत और उस सारी मेहनत से जीता हुआ ये इलाका एक चुटकी में ब्रिटेन की सरकार ने पानी की तरह साफ कर दिया कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। ठीक है, इस गलत फहमी में मत रहना कि ये तुम्हारा है और तुम इसको जब चाहो वैसा, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार समझ रही थी कि आने वाले समय में भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि वो पूरे विश्व पर राज करना चाहते थे, पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का परचम फहराना चाहते थे, और इसीलिए उन्हें पता था कि भारत कितना काम आ सकता है। भारत एक संपन्न देश की तरह था, सोने की चिड़िया आप लोग कहते ही आए हो ना, तो बहुत सारा धन संपदा और यहाँ पर खेती किसानी सब उन्हें पता था। तो वो ज्यादा से ज्यादा भारत का फायदा उठाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा बोल दिया इस अधिनियम में। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने या किस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के भारत में क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, 1784 का पीट का इंडिया एक्ट। इसके बाद एक एक्ट और बीच में छोटा सा आता है 1786 का। 1786 का एक एक्ट और आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बुक में दे रखा है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, अब इस एक्ट को पास करने की क्या जरूरत थी, जब आपने अभी एक 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया, 1784 में पीट्स का इंडिया एक्ट पास किया, तो फिर उसके 2 साल के बाद एक और एक्ट लागू करने की जरूरत क्या थी। इसके पीछे था कॉर्नवालिस। ठीक है, उस समय जब गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो कॉर्नवालिस थोड़ा सा आपको पता है किस तरह का इंसान था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का यूरोपीयकरण करने के लिए जाना जाता है कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस बहुत तरीके से जाना जाता है हमारे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो जब भारत में आया तो उसने देखा कि यार कंपनी में तो बहुत ज्यादा धांधली मची हुई। उसने ये सब देखा और कंपनी के कर्मचारियों पर लगाम लगाने की सोची। उसने सोचा कि क्यों ना एक विशेषज्ञ सेवा के साथ कंपनी के कर्मचारियों को शुरू किया जाए इनका काम। मतलब इनको अच्छा वेतन दिया जाए, योग्य से योग्य लोगों को चुना जाए और इन्हें इतना वेतन दिया जाए कि फिर ये भ्रष्टाचारी या घूसखोरी ना करे। तो उसने क्या किया, आने के बाद कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कई गुना बढ़ा दिया और योग्य से योग्य प्रत्याशियों को लेना शुरू कर दिया। और इसी के साथ आप देखोगे कि कंपनी में भ्रष्टाचारी घूसखोरी जो होती थी उसको और ज्यादा बैन कर दिया। तो कॉर्नवालिस ने भारत में एक प्रकार से सिविल सेवा की स्थापना की। जब इसको गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का 1786 में,
तो उसने कहा कि मैं ये पद स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनूं तो आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है, कार्नवालिस ने 2 शर्तें रख दी कि मेरी 2 शर्तें मान लो और मैं आपका बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए तैयार। शर्तें क्या थी? नंबर 1, उसको थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए था। विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को न मानने का उसको अधिकार चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल उसकी 4 सदस्यों की काउंसिल की सहायता से शासन चलाता था। कार्नवालिस का यह मानना था कि गवर्नर जनरल के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वो काउंसिल का निर्णय या सलाह मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। तो एक प्रकार से कार्नवालिस ने यह शर्त रख दी कि मुझे अपने काउंसिल के निर्णय के खिलाफ भी काम करने की शक्ति दी जाए। मतलब ये वैसा ही है कि आपने पढ़ा ना अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देगी और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। मतलब भारत में कोई राष्ट्रपति ये शर्त रख दे कि मैं तभी राष्ट्रपति बनूंगा जब मैं मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने और न मानने का अधिकार रखूं। मेरी इच्छा है तो मैं मंत्रिपरिषद के निर्णय मानूं, नहीं हो तो नहीं मानूं, या मैं उनकी सलाह नहीं नजरअंदाज भी कर सकूं। तो ऐसा कुछ कार्नवालिस ने कहा कि मुझे काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसे दूसरी शर्त यह थी कि मुझे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि कार्नवालिस के समय में फिर उसके बाद में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो कार्नवालिस ने भी काफी हद तक विस्तार किया, तो उसे कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए था। तो ये 2 शर्तें जो कार्नवालिस साहब ने रखी थी, इनको पूरा करने के लिए 1786 में ये कानून पास किया गया। और ये दोनों प्रावधान कि अगर गवर्नर जनरल नहीं चाहेगा तो वह काउंसिल के निर्णयों को ठुकरा भी सकता है। आगे समझ में? दूसरी चीज, उसे कमांडर इन चीफ बना दिया, उसे सेनापति का पद भी दे दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रावधानों को 1786 के एक्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया। अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, तो मैंने आपसे कहा कि 20 वर्षों के लिए था। जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सिर्फ 20 वर्षों तक थी। तय ये हुआ था कि इसके 20 साल के बाद हम फिर से बैठेंगे, है ना। 20 साल के बाद हम फिर से देखेंगे कि आगे कंपनी भारत में किन शर्तों के तहत व्यापार करेगी, हम और फिर से चेक करेंगे, फिर से देखेंगे। तो 1793 में फिर एक चार्टर कानून पास किया गया। तो मैंने आपसे कहा कि हर 20-20 वर्षों में उसके बाद में चार्टर अधिनियम पारित करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि 20 साल के बाद कंपनी का जो अधिकार होता था वो खत्म हो जाया करता था, उसको रिन्यू करना पड़ता था, उसको फिर से ठीक है आगे बढ़ाना पड़ता था। तो 1793 का चार्टर एक्ट पास किया गया। इसके बाद इस एक्ट में, इस कानून में क्या विशेषताएं थी देखो। जो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कार्नवालिस को जो काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति दी गई थी, उसको भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। मतलब जो शक्ति कार्नवालिस को दी गई थी कि आप अपने काउंसिल के निर्णय न मानने के लिए स्वतंत्र हैं, वो शक्ति आने वाले सारे गवर्नर जनरलों तक बढ़ा दी गई। अब कोई भी गवर्नर जनरल जो आएगा भारत में, जो भी आएगा अगले 20 वर्षों में, वो अपने काउंसिल के निर्णय मानने और न मानने के लिए बाध्य। समझ में आ गया आपको? स्वतंत्र है, मानना चाहे तो मान भी सकता है, न मानना चाहे तो न माने, ये बाध्यकारी नहीं होगा। तो ये शक्तियों को आगे तक बढ़ा दिया गया। फिर इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर और ज्यादा नियंत्रणकारी शक्ति दे दी। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो केंद्रीयकरण शुरू हुआ था जो लगातार बढ़ रहा था। 1793 के एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की सरकारों को और ज्यादा कमजोर बनाया गया।
बंगाल के गवर्नर जनरल का जो दबदबा था, बंगाल के गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो और बढ़ा दी, और विस्तार कर दिया, और ज्यादा नियंत्रित कर दिया उनकी शक्तियों को, और ज्यादा नियंत्रण में आ गए वो लोग। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया कि भारत में सन 1600 से लेकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, क्योंकि भारत में और कोई व्यापार नहीं कर सकता था, मोनोपोली थी, तो ये जो मोनोपोली है, ये जो एकाधिकार है कंपनी के व्यापार का, वो 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया। अगले 20 सालों तक और कंपनी भारत में एकाधिकार रखेगी, मतलब और कोई भारत में, और ये आखिरी है। इसके बाद 1813 में जब फिर से रिव्यू होगा तो 1813 के चार्टर एक्ट में आपको पता है कि कंपनी का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। यहां से क्या हुआ, कई सारे ब्रिटिश नागरिकों ने फिर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बार एक क्वेश्चन दबाव समूह को भी आया था ना, मेंस 2021 का पेपर आपने देखा होगा, तो एक क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप और दबाव समूह से भी आया था कि दबाव समूह कैसे सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं ना। तो ब्रिटेन में सारे व्यापारी एक साथ लामबंद हो गए और वो सरकार के ऊपर दबाव डालने लगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार हमें क्यों नहीं, हमें भी अधिकार दो, हम भी भारत में व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक ये एकाधिकार है तब तक तो नहीं कर सकते। तो ये लास्ट टाइम था। 1793 के एक्ट में 20 साल के लिए एकाधिकार बढ़ाया, लेकिन इसके बाद 1813 में वो खत्म हो गया। तो अब 20 साल के लिए कंपनी और ज्यादा एकाधिकार के साथ काम कर सकती थी, फिर 20 साल तक। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। अब यहां से भारत की लूट भी शुरू हो गई। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जितने भी कर्मचारी हैं उनके, इनको जितना पैसा दिया जाएगा वो भारत के खजाने से दिया जाएगा, वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब ये पैसा ये भारत से कमाते थे और ब्रिटेन में खर्च करते थे। आगे जाके बहुत समय बाद आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी जब अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ लेकर आए थ्योरी, जब उन्होंने बताया धन निष्कासन का सिद्धांत, तब हमें यह पता चला कि भारत का बहुत सारा पैसा कैसे ब्रिटेन जा रहा था। तो यहां से एक व्यवस्था ये हुई कि कंपनी के कर्मचारियों को जितना भुगतान वगैरह जो पेमेंट किया जाएगा वो सारा भारत के राजस्व से किया जाएगा। अब हमारे पैसे से ही उन कर्मचारियों को क्या दिया जा रहा है। अब कॉर्नवालिस ने क्या किया, वेतन बहुत बढ़ा दी। कंपनी के कर्मचारियों को इतना पैसा मिलता था जितना उस समय किसी भी दुनिया में कंपनी के कर्मचारियों को नहीं मिलता था। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले, सैलरी पाने वाले कर्मचारी थे। तो कॉर्नवालिस ने ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात थी, कौन सा जेब से जा रहा है, कि कॉर्नवालिस साहब को ये पैसा जेब में से देना पड़ रहा था क्या अपनी, ये पैसा तो भारत से जा रहा है, भारत के खजाने से जा रहा था सारा पैसा। तो ये सारा पैसा यहां से जा रहा है, और मैंने आपसे कहा कि ये सारा पैसा कमा कमा के ये इकट्ठा करते, और जब रिटायर हो जाते तो ब्रिटेन में जाके बड़े आराम की ऐश की जिंदगी जीते थे। इतना पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाता था। होती ना आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, तो रिटायरमेंट की बाद की लाइफ का जो ये पूरा की पूरा एंजॉयमेंट है वो सारा ब्रिटेन में किया करते थे आराम से बैठ के। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आपको पता है मैंने अभी कहा कि हर 20-20 साल में फिर एक्ट पास करना एक जरूरत थी। तो 1813 में फिर 20 साल पूरे हो गए। वो जो मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता 84 डेज का, हर 84 दिन में आजकल आपको मोबाइल का रिचार्ज, जैसे अगर आपने 84 दिन का कराया है तो 84 दिन के पहले ही कंपनी के मैसेज आने लगते हैं आपके पास कि आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो फिर अगले 84 दिन 3 महीने का रिचार्ज फिर कराना पड़ता है, नहीं तो आपका मोबाइल ही बंद हो जाता है, आपका इनकमिंग बंद हो जाएगा, आउटगोइंग बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही कंपनी का 20 साल के बाद रिचार्ज खत्म हो जाता था। अब इस बार 1813 में 20 साल कंप्लीट हुए तो फिर से एक नया कानून पास किया गया, 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन यहां तक आते आते तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। समझ में आ रहा है?
यहां तक आते आते चीजें बदल गई थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी जाए। एक्चुअली हो क्या रहा था कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में आपको पता है कि बहुत सारे लोग रातों रात करोड़पति बन गए थे, बड़े बड़े पूंजीपति आ गए थे। लेकिन समस्या ये थी कि अपना माल बेचे कहाँ, अपनी पूंजी का निवेश कहाँ करें, अपना माल कहाँ बेचें। तो माल बेचने के लिए भारत एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन था। भारत में माल बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता था। लेकिन समस्या ये है कि भारत में माल बेच नहीं सकते क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, सारा माल ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही जा सकता है। तो अब ब्रिटेन की सरकार के ऊपर खूब सारा दबाव बनाया गया कि अब हमें भी अधिकार दिया जाए और ये मोनोपोली को तोड़ा जाए। ब्रिटेन की सरकार ने इस बात को फाइनली यहां आके मान लिया और भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। समझ रहे हो इस बात? कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। अभी व्यापार खत्म नहीं हुआ, एकाधिकार खत्म हुआ। कंपनी व्यापार तो अभी भी कर रही थी, लेकिन अब अकेली नहीं कर रही थी। अब दूसरे ब्रिटिश नागरिक जो हैं, भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया कि जिसको जाना है जाओ, ले जाओ, बेचो। तो इस एक्ट के बाद कहा जाता है कि इस एक्ट ने भारत की आर्थिक बर्बादी के रास्ते खोले। आपसे भी ऐसा पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में एक प्रकार से हमारी आर्थिक बर्बादी के रास्ते खोले। क्यों खोले? वो इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ एक कंपनी व्यापार कर रही थी और भारत को नुकसान हो रहा था। अब तो कोई भी मुंह उठा के भारत में अपना माल ले आएगा, और चूंकि आपको ये तो सब पता ही है कि वो मशीनों से बना हुआ माल है, वो सस्ता है। हमारे यहाँ लोग हाथों से बनाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है। तो वो सस्ता माल बाजार में छा गया पूरी तरीके से। और एक तो ब्रिटेन की सरकार ने सारा लूट खूट मचा रखी थी, तो लोगों की जेब में पैसा भी नहीं था। अब वो देश प्रेम दिखाए तो कैसे दिखाए कि चलो मान ले कि देश प्रेम है तो हम ना हमारे देश के लोगों के हाथ बना हुआ सामान ही खरीदेंगे, पर कहां से? पैसा तो है ही नहीं, ऊपर से उनका माल सस्ता है। तो अब उनका माल बिकना ही था। अब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जब ऐसे खोल दिया रास्ता, दरवाजा, इसको कहते हैं फ्लड गेट खुल गया, तो अब बहुत सारा व्यापार हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत में जितने भी दस्तकार, शिल्पकार टाइप के जो लोग हुआ करते थे बेचारे, वो सब बर्बाद हो गए। है ना? समझ में आया आपको? बर्बाद गुलिस्ता को करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर शाख पे उल्लू बैठ गए तो बताओ अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारा तांडव मचा रखा था, अब तो सारे ब्रिटिश व्यापारी आ सकते हैं भारत में। तो ऐसा बोला जाता है कि यहां से अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। अब भारत में इस नीति के द्वारा आर्थिक रूप से कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है? और ब्रिटेन का माल जो है भारत में छा गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। तो जितना व्यापार भारत में कंपनी करती थी, उस व्यापार में से सब हटा दिया। चाय का व्यापार अभी भी कंपनी के लिए रिजर्व रखा गया। मतलब चाय का जो व्यापार था भारत से, वो सिर्फ कंपनी कर सकती थी। और चाइना के साथ जो व्यापार होता था, अफीम का होता था खास करके, तो वो व्यापार भी कंपनी ही करती थी। बाकी सारा व्यापार जो है वो दूसरों के लिए खोल दिया। तो आप पढ़ते होंगे ये चीज कि चाय और चीन को छोड़कर बाकी के कंपनी के व्यापार के एकाधिकार का इस अधिनियम ने अंत कर दिया। ये आपने पढ़ा होगा, है ना? फिर इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अब कंपनी के ऊपर जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। तो अब कंपनी ने और भी नए नए इलाके जीत लिए थे, कंपनी और भी नए नए युद्ध जीत चुकी थी, तो उन सारे क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता जो है वो स्पष्ट हो गई।
इस कानून ने एक और नुकसान किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, जब इतिहास पढ़ते हैं तो वो सब आप समझते होंगे, खाली माल भेजने से बिकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु को जब आप बेचते हैं ना, तो आपको सामने वाले ग्राहक के माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। कोई आपके माल को खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। अब भारत में माल भेजा और भारत में माल बिकेगा, इसकी क्या गारंटी? इसके लिए लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अब भारत के लोग, आपको पता है कि उस समय कैसे विश्वास से जुड़े हुए थे, धार्मिक विश्वास कैसे थे हमारे, हम थोड़े से रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे, कट्टर थे। तो अब भारत के लोगों का धर्मांतरण करना भी जरूरी हो गया। अगर भारत के लोगों का धर्म परिवर्तित होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये हमारी चीजों को खरीदने के लिए आएंगे, तो ब्रेन वॉश करना भी जरूरी है। इस एक्ट में इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर और प्रचार करने की अनुमति दी, और साथ साथ धर्मांतरण का एक लक्ष्य रखा बहुत बड़े पैमाने पर, कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत में ईसाई बनाओ, क्रिश्चियन बनाओ। ये वो चीज है जो ज्यादा लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन भारत पर स्थापित करेगी। अगर यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग ईसाई या क्रिश्चियन बन गए तो सिर्फ माल ही नहीं बिकेगा, व्यापार ही नहीं फलेगा फूलेगा, इसके साथ साथ हमारे आगे के भविष्य के हित भी सुरक्षित होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की। यह पहली बार था जब ऑफिशियली ब्रिटेन की सरकार ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर कुछ किया। ये कई कहते ना कि गलतियों से इंसान सीखता है या इतिहास सिखाता है। पुर्तगालियों ने जो गलती की थी, पुर्तगालियों ने भारत में क्या गलती की थी कि उन्होंने भारत में बहुत ज्यादा धर्म प्रचार किया। आपको पता है, पुर्तगालियों ने ईसाई धर्मों को लेकर आक्रामकता को अपनाया बहुत ज्यादा। इस वजह से भारत में कई लोग रूढ़िवादी, ऐसे कई लोग उनसे नाराज हो गए। अंग्रेजों ने इतने सालों तक धर्म के प्रचार को कभी भी ऐसा नहीं किया। यहां आकर क्या हुआ, उन्होंने पहली बार जब उन्हें लगा कि अब थोड़ा सा स्थायित्व आ चुका है, अब भारत से निकालना हमें इतना आसान नहीं है, तब जाके उन्होंने धर्मांतरण करने की परमिशन दी। तो इस एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की। फिर शिक्षा, अगला, हर मोर्चे पर भारत को मतलब दबोच लो, हर मोर्चे पर। अब यहां पर एक और चीज थी, ठीक है, एक और चीज क्या थी, एक और चीज थी कि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश और पश्चिमी शिक्षा दी जाए। इस कानून ने यह व्यवस्था की कि भारत में पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब कंपनी कुछ पैसा खर्च करेगी। ये आपको पता होगा कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सरकार ने कंपनी खर्च करेगी भारत में शिक्षा पर, और उद्देश्य यह था कि भारत में लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन देना, पाश्चात्य शिक्षा देना, ताकि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से दूर चले जाए। एक ये भी था, और यही कारण था, आपने देखा होगा ना कि अचानक से बाढ़ आ गई भारत में सुधारों की, अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन हो गया और अंग्रेज भारत में एक के बाद एक सुधार कर रहे हैं। सती प्रथा कानून हटा दिया, मतलब सती प्रथा कानून रद्द करके सती प्रथा को हटा दिया। फिर नरबली वाला, ठगी वाला, ठीक है, और आपने देखा होगा कि भारत में विधवाओं को कानूनन अधिकार दिया गया, शादी करने का, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया। तो अचानक से ये अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन कहां से हुआ? ये इतने सारे सामाजिक सुधार करने का आखिर उद्देश्य क्या था? वही था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताना कि तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो कितनी गड़बड़ है और हमारे पास इसका सारा समाधान है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करना अपने धर्म के प्रति, ये एक उद्देश्य था। तो इसमें शिक्षा का भी अपना रोल है ना। बच्चों को आप बचपन से जैसे स्कूल में भेजोगे ना, उस तरह की मानसिकता उनकी बन जाती है। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में बच्चे को भेजेंगे जहां पूजा पाठ वगैरह होती है, लोगों में मतलब धार्मिक भावनाएं, तो बच्चा धार्मिक भाव उसमें निकलेगा बनकर। या आप किसी नास्तिक स्कूल में भेजेंगे तो बच्चा नास्तिक होकर निकलेगा। तो इस सब का जो है ना फर्क पड़ता है। और यहां भी वही हुआ, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की जो है व्यवस्था कर दी गई। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया,
और कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था कर दी। थोड़ा सा टैक्सेशन भी शुरू किया गया। स्थानीय सरकार जो है क्या कर सकती है, स्थानीय सरकार है ना, स्थानीय सरकार, देखो आपको ये पता है कि मैं आपको मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास और पॉलिटी दोनों पढ़ाता हूं, तो आप बेहतर तरीके से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर इस क्लास में आपको पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को अच्छे से कनेक्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का आंसर लिखते समय दूसरे सब्जेक्ट का कंटेंट भी यहां पर यूज ले सकते हैं। तो ये आप देखोगे कि उन्होंने स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया, और अगर नहीं दे कोई व्यक्ति तो दंड की व्यवस्था की। अब फिर 20 साल के बाद 1833 में एक और एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट। 1853 में जाकर 1833 में जाके 20 साल फिर कंप्लीट हो गए, और फिर से आपको पता है कि भारत में एक और एक्ट पारित करने का समय आ गया, और ये एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ब्रिटिश भारत में जो केंद्रीकरण है, मैंने अभी आपको बोला केंद्रीकरण कब से शुरू हुआ, कब से हुआ, 1773। अभी मैंने आपको बताया 1773 के एक्ट से भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई। कैसे रखी गई थी, जब बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। यहां से केंद्रीकरण की नींव आप देखोगे भारत में रखी गई थी 1773 के एक्ट से। अब 1773 में जो ये शुरू हुई थी यात्रा, ये यात्रा 1833 में आके पूरी हो गई। ये जो केंद्रीकरण था इसमें ये निर्णायक कदम था। निर्णायक कैसे था कि अब तो पूरी तरह से ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, उन्होंने मद्रास और बंबई के गवर्नरों की सारी शक्तियां छीन ली, पूरी, कुछ भी नहीं छोड़ा, और अब वो सारी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई। तो अब इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी विधायी शक्तियां थी वो सब इसके पास चली गई। पूरे भारत में जो ब्रिटिश इलाका था, एरिया था, पूरे ब्रिटिश इलाके के लिए कानून बनाने का भारत में अधिकार इसको दे दिया गया, इसके काउंसिल को दे दिया गया। मतलब बंबई और मद्रास के गवर्नर अब किसी काम के नहीं रहे। तो यहां से ये बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, क्योंकि पूरी तरीके से केंद्रीकरण यहां पर हो गया। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं ना, हम तो रट्टा मारते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। पर ऐसा क्यों, अगर इफ यू हैव द आंसर कि आखिर ये बंगाल का गवर्नर जनरल रातों रात भारत का गवर्नर जनरल बना तो क्यों बन गया, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कंफ्यूजन होगा कभी। फिर आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। अब ब्रिटिश कब्जे वाले जितना भी भारतीय क्षेत्र है, इसके ऊपर विलियम बेंटिक और उसकी सरकार का नियंत्रण था। तो ये पूरी तरीके से केंद्रीकरण हो गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। जैसे अगर मान लो कि मैं आपको बताऊं कि भारत में 28 राज्य हैं, आपको पता है, और 28 राज्यों को अपने अपने राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, आप जानते हैं। 7वीं अनुसूची की दूसरी अनुसूची है राज्य की सूची। तो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हो, समवर्ती पर भी बना सकते हो अगर केंद्र ना बनाए तो। अगर कभी किसी समय राज्यों की सारी शक्तियां छीन ली जाए कि भारत में कोई भी राज्य अब ना तो राज्य सूची पर कानून बना सकता है, ना समवर्ती सूची पर, और संघ पर तो पहले ही नहीं बना सकता, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहोगे? रातों रात अगर ये सारी शक्तियां राज्यों से छीन ली जाए तो इसे केंद्रीकरण ना कहेंगे, ये होगा सेंट्रलाइजेशन। सारी शक्तियां केंद्र सरकार ने अपने पास कर ली, अब राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये ऐसा ही हुआ। अब सारी शक्तियां बंगाल के पास गवर्नर जनरल के पास चली गई, तो वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
ठीक है। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब वो बेचारे अपने लिए एक को कानून भी नहीं बना सकते थे, एक कानून भी अब वो अपने लिए नहीं बना सकते थे, सारे कानून अब वहां बनेंगे। फिर भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। केंद्रीकरण की इंतहा इसी को कहते हैं। अब भारत का गवर्नर जनरल जैसा चाहे जो चाहे वो पूरा कानून पूरे भारत के लिए वो बना सकता था। एक और चीज क्या हो गई मालूम है, पहले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, मैंने आपको बताया ना कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो विधायिका भी थी, जो कार्यपालिका थी लेकिन विधायिका का काम भी करती थी, कानून बनाती भी थी और कानूनों को लागू भी करती थी। तो पहले जो कानून वो बनाते थे उनको बोलते थे रेगुलेशन। क्या बोलते थे? रेगुलेशन। एक अंतर आपको दिखेगा कि अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानूनों को रेगुलेशन बोलते थे, हिंदी में कहूं तो नियामक, नियामक कानून कहते थे। अब क्या हुआ, इस एक्ट के बाद यह व्यवस्था हुई कि गवर्नर जनरल और काउंसिल जो भी कानून बनाएगी उसको एक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको एक्ट कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। तो इसके बाद में जितने कानून भारत में गवर्नर जनरल ने, काउंसिल ने बनाए हैं उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा। जैसे आज आप देखते हो कि संसद में सबसे पहले तो विधेयक लाया जाता है और वो विधेयक दोनों सदनों से पारित कराया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो हस्ताक्षर होते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून को हम क्या बोलते हैं? अधिनियम। उसे हम एक्ट कहते हैं। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम आपने सुना होगा, कुछ समय पहले बहुत चर्चा और विवाद में रहा, तो वो अधिनियम या एक्ट कहलाता है जिसे आप लागू कर सकते हो। पहली बार एक्ट यही मिलेगा आपको 1833 के एक्ट के बाद इसे अधिनियम बोला जाने लगा। रेगुलेशन बोलते थे पहले। जैसे आपने देखा होगा कि सती प्रथा को रद्द करने के लिए, सती प्रथा को बैन करने के लिए 1729 में विलियम बेंटिक की सरकार ने जो कानून बनाया था उसे भी रेगुलेशन कहा गया था। क्या बोला गया था? 1729 के रेगुलेशन संख्या 17, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 1729 का रेगुलेशन नंबर 17 था, 17वें नंबर का रेगुलेशन था जिसने सती प्रथा को बैन किया था। अगर ये एक्ट कहलाते तो उसको हम रेगुलेशन थोड़े ना कहते, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते? सॉरी 1829, हाँ 1829, इसको 1829 कर दो। तो 1829 में विलियम बेंटिक की सरकार ने जो पास किया था 17वें नंबर का रेगुलेशन जिससे सती प्रथा को बैन किया गया था, तब वो रेगुलेशन कहलाता था। और 1833 के बाद में इसको क्या कहलाने लगा? इसको क्या बोला जाने लगा? 1833 के बाद में इसको एक्ट कहा जाने लगा। अब जितने कानून बनाए जाते थे सब अधिनियम कहलाने लगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नियम, रेगुलेशन वही। फिर देखो क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन लद गए। पहले तो इसका एकाधिकार खत्म हुआ, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार ही खत्म कर दिया। इस एक्ट में यह व्यवस्था हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी। मतलब ये कंपनी व्यापार भी कर रही थी, शासन भी चला रही थी, तो व्यापार वाला काम टाटा बाय बाय। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, व्यापारिक गतिविधियां खत्म। क्योंकि दूसरे ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर रहे थे तो कंपनी को व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं थी। कंपनी अपना पूरा ध्यान भारत के शासन पर लगाए तो बेहतर है ना। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंपनी अपना पूरा ध्यान अब भारत के प्रशासन पर ही लगाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी कारण से ये हमारे हाथ से निकल जाए देश। ओके, तो इस एक्ट ने क्या किया? कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी। बस अब इसका काम था भारत में शासन चलाना, प्रशासन चलाना, बस, और कोई काम नहीं था इसका।
आया समझ में? देखो ये वीडियो YouTube पर ही रहेगा, अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आए ना तो इस वीडियो का आप 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार देखना चाहो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेचारे बच्चे, मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो ये जानता हूं कि जिन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती। अब आप में से कई लोगों को तो आती होंगी जिन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन ऐसे दूर दराज में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो खुद से तैयारी करते हैं, तो वो 10 बार दिमाग लगाते हैं तब जाके उन्हें कोई छोटी सी बात समझ में आती है। तो उनके साथ अगर आप शेयर करोगे ना तो उन लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, उनके भी दिमाग में ये सारी चीजें आसानी से बैठ जाएंगी, उनको भी हेल्प मिलेगी। तो किसी की मदद करना हो तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा आपका। तो प्रशासनिक निकाय अब 1858 तक, यहां से लेकर 1858 तक अगले 15 साल तक भारत में कंपनी सिर्फ शासन चलाती रही, व्यापार करने वाला मामला पूरा खत्म हो गया। चलो अब आगे एक और चीज हुई, इस एक्ट ने 1833 के एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने की कोशिश की। मतलब भारत में तब क्या होता था कि कोई ओपन एग्जाम नहीं होती थी। अगर आपको बड़े पदों पर जाना है, जैसे कलेक्टर वगैरह के पदों पर जाना है, तो कोई एग्जाम नहीं होती थी। वहां पर लंदन में एक कॉलेज था, हेल्बरी कॉलेज था, वहां पर एडमिशन लो, ट्रेनिंग लो और वहां से ट्रेनिंग लेके भारत आके ज्वाइनिंग करो। ऐसा एग्जाम वाला मामला नहीं हुआ करता था और उसमें भेदभाव था। वो सिर्फ ब्रिटेन के लोगों के लिए, भारतीयों को उसमें ना तो कोई एडमिशन मिलता था और न ही भारतीयों को कोई पद मिलता था बड़ा। और ये कार्नवालिस के जमाने से नीति चली आ रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की शुरुआत करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसमें यह कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी भारतीय किसी भी पद पर भारत में जा सकता है, बड़े से बड़े पद पर भी जा सकता है, हम नहीं रोकेंगे, जैसा कि अभी तक हो रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और इस कारण यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। मतलब शुरुआत नहीं हुई, कोशिश की गई। ये चाहते थे कि भारत में एक खुली एग्जाम हो और योग्यता के दम पर चयन हो, पर ऐसा हुआ नहीं। ये 1853 के एक्ट में हुआ। इसके बाद 1853 में जो चार्टर एक्ट पास होगा ना, उसमें यह व्यवस्था आ जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? देखो ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इसने शुरू करने की कोशिश की, शुरू नहीं किया। इसने शुरू करने की कोशिश की थी, ये शुरू नहीं कर पाया था। तो आखिरकार ये प्रावधान समाप्त हो गया और फिर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आया था अगला। अब आप में से कई लोगों ने कई बार मुझसे पूछा क्वेश्चन कि 1853 के एक्ट को चार्टर एक्ट कहते हैं, आखिरी चार्टर एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? मतलब चार्टर एक्ट इतने सारे हुए तो ये आखिरी क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि अभी तक 20-20 सालों का एक प्रावधान था कि 20 सालों में कंपनी को अधिकार दिया जाएगा, 20 साल बाद रिव्यू करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देंगे। अब क्या किया, अब 20 साल वाला कॉलम हटा दिया। मतलब अब 20 साल वाला कोई मामला ही नहीं था। कंपनी पर जितना नियंत्रण स्थापित करना था वो सरकार कर चुकी थी। अब ये था कि बस अब आराम से भारत का शासन चलाओ और जिस दिन हमें लगेगा हम तुम्हारे हाथ से ये शासन ले लेंगे। मतलब ये खुश होने वाली बात थी कि कंपनी के लिए यहां से अनिश्चित काल के लिए शासन बढ़ा। 20 साल वाला मामला नहीं था। लेकिन यह कंपनी का दुर्भाग्य है कि इस एक्ट को पास करने के मात्र 4 साल बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेज सरकार को समझ में आ गया कि भारत जैसे बहुमूल्य रत्न को, ऐसे उपनिवेश को छोड़ नहीं सकते कंपनी के भरोसे। ये क्लास डेली 3:30 बजे होगी। आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, ये पहला ही सेशन है, डेली ये सेशन होगा, तो आप इसको डेली अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये लास्ट था। इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, ऐसा क्या था इसमें? तो इसमें क्या क्या था देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल अपनी एक काउंसिल, अपनी एक परिषद के साथ मिलकर, जो 1773 में बनी थी, मिलकर शासन चलाता था। यह परिषद कानून बनाती भी थी और यही परिषद कानून को लागू भी करती थी। अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद के दो भाग कर दिए गए। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक भाग विधायी हो गया, दूसरा प्रशासनिक हो गया। मतलब इन्होंने एक भाग को लेजिस्लेटिव के रूप में बना दिया और एक को एग्जीक्यूटिव के रूप में कर दिया। यहां से गवर्नर जनरल की काउंसिल के दो टुकड़े हो गए। एक भाग अब कानून बनाएगा और दूसरा भाग लागू करेगा। मतलब जो हम बोल रहे हैं शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना, वो हो गया। अब क्या हो गया, अब विधायिका आ गई। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक हिस्सा कानून बनाएगा और दूसरा हिस्सा उस कानून को लागू करेगा। ये दो भाग कर दिए गए। तो एक भाग का नाम पड़ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरे भाग का नाम पड़ गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन शॉर्ट भारत में यहीं से संसद की नींव पड़ी। अभी तक विधायिका कहां थी मुझे बताओ? अभी तक एक कार्यपालिका थी जो विधायिका भी थी। जैसे कि कोई बैट्समैन होता है ना जो बॉलिंग भी कर लेता है, तो था वो बैट्समैन जो बॉलिंग भी कर, लेकिन बैट्समैन और बॉलर दोनों अलग अलग नहीं थे। जैसे कोई टीम कुछ बॉलर्स खिलाती है, कुछ बैट्समैन खिलाती है। तो अभी तक एक कार्यपालिका थी जो कानून भी बना लेती थी, जिसको कानून भी बनाना होता था। मेन तो वो कार्यपालिका ही थी। लेकिन अब विधायिका आ गई। अब विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग। तो भारत में जो आप संसद देखते हो ना, पार्लियामेंट, उसकी नींव यहीं से पड़ी। कहा जाता है कि लोकसभा की नींव यहीं से पड़ी हुई। ठीक है, जो भारत में आप लोकसभा देखते हो ना, उसकी नींव यहीं से पड़ी। पहले लोकसभा जैसी एक संस्था आई, फिर धीरे से 1919 के अधिनियम में 2 सदन हो गए, तो राज्यसभा भी आ गई और फिर हमारे संसद के 2 सदन हो गए। आज जो आप देखते हो ना, तो पहले यहां से शुरुआत हुई। ये समझ में आया? तो भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के 2 भाग करके और दोनों के अलग अलग काम कर दिए गए। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो अब ये 6 लोग जो थे, ये 6 लोग सिर्फ कानून बनाने के लिए रखे गए, विधायी परिषद के रूप में, विधान पार्षद के रूप में जाने। जैसे विधायक होते ना हमारे, विधायिका के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं, संसद सदस्यों को सांसद कहते हैं। ऐसे 6 नए पार्षद आए, 6 नए सदस्य आए और ये विधान पार्षद के रूप में जाने गए, जिनका काम था कानून बनाना। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया। इसे ही आप भारतीय विधान परिषद के नाम से जानते हो। ये जो आप देखते हो ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद, अरे यही तो है केंद्रीय विधान परिषद। आगे जाके जो आप इतना बार बार पढ़ते हो कि केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचन हुए, केंद्रीय विधान परिषद की इतनी सीटें कांग्रेस ने जीती, इतनी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, इतना दूसरे दल ने जीती, या आज जो आप लोकसभा के चुनाव देखते हो, तो ये ही वो केंद्रीय विधान परिषद है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। अब ये एक छोटी संसद थी 6 लोगों की। ये 6 लोग मिलकर कानून बनाते हैं और वो बाकी के दूसरे वाला हिस्सा वाला जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो लागू करता। लेकिन भारतीय, इनमें भारतीय कोई नहीं, न तो विधान परिषद में कोई भारतीय, न कार्यकारी परिषद। गवर्नर जनरल की दोनों काउंसिल विदेशी, विधान परिषद में भी विदेशी और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी विदेशी। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। तो ब्रिटेन की संसद में कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती थी ना, वही अपनाई गई। जैसे ब्रिटेन की संसद में कानून पास होता था, वही प्रक्रिया से कानून यहां भी पास होने लगा।
एक और चीज जो पिछले बार नहीं हो पाई थी, ये जो सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली एग्जाम पिछली बार नहीं हो पाई थी, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि ऐसे लोग जो है कंपनी की सेवा में जाएं जो कंपनी के प्रति वफादार ना रहे, ठीक है, जो निष्पक्ष चुने जाए, कंपनी के एहसानों के बोझ तले ना दबे। तो इन्होंने क्या किया, एक खुली ओपन एग्जाम की व्यवस्था की शुरुआत की। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यहां से आप देखोगे कि दरवाजे खुल गए आईसीएस के, जिसे आप लोग इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हो। तो 1800, अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1833 के एक्ट से शुरू हुई थी कि 1853, क्योंकि दोनों जगह पढ़ते हैं वो ऐसा। तो शुरू तो हुई थी 53 के एक्ट के बाद, लेकिन कोशिश हुई थी 33 के एक्ट में, 33 के एक्ट में। समझे आप मेरी बात? शुरू करने की कोशिश कब हुई? शुरू करने की कोशिश जो है वो 33 के 1833 के एक्ट में हुई, और ये पूरी कब हुई? 1853 के एक्ट में जाके इसकी शुरुआत की गई और एक मैकाले समिति भी बनाई गई। आगे जाके आपको पता है 1861 में सरकार ने इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी पास किया। 1861 में, मैंने स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ाया हुआ है, 1861 में एक सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को भी पारित किया गया। फिर इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारत के क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। अब देखो, अभी तक तो यह था कि 20-20 सालों के लिए बढ़ा रहे थे, अब ऐसी कोई सीमा नहीं थी। अब यह था कि जब तक चाहो तब तक सरकार तुम चलाओ यहां, जिस दिन ब्रिटेन की सरकार को ठीक लगेगा वो तुम्हारा बोरिया बिस्तर यहां से बांध देगी। तो ऐसा कोई निश्चित समय नहीं था पिछली बार की तरह। इससे स्पष्ट था कि संसद कभी भी कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। ठीक है, संसद कभी भी भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। अब यह क्लियर था, क्योंकि 20 साल वाला ऐसा नहीं कि अब 20 साल के बाद फिर कोई एक्ट पास करना है। ये जब तक सरकार चाहेगी तब तक इनको चलाना है, नहीं तो इन्हें वापस ले लिया जाएगा। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया। तो ये जो गवर्नर जनरल की 6, मैंने आपको विधान परिषद में बताया 6 लोगों की संख्या, उन 6 में से 4 लोग बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थी उनको चुनने थे। चलिए, तो आज के सेशन में मैंने आपको पूरा कंपनी का शासन बता दी है ना। आज के सेशन में कंपनी का शासन हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा कल, उसमें मैं आपको ताज का शासन यहां से शुरू करते हुए आगे के 1935 तक के अधिनियम तक बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक प्रावधान जो भी आपके काम का था अच्छे से क्लियर किया, समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस सेशन को रिकॉर्डेड देख लेना, 2-3 बार देखोगे तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हो चुका है, इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। बहुत दिनों से आप लोग ये डिमांड कर रहे थे और पिछले 2 महीने से लगभग मेरी क्लासेस भी नहीं हुई थी, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि आपकी इच्छा पूरी कर दें और हम लोग स्टार्ट करते हैं एम लक्ष्मीकांत के साथ। तो एम लक्ष्मीकांत का ये लाइन बाय लाइन सीरीज आप लोग देखते रहिएगा, ये चलता रहेगा। इसको लाइक कीजिए, इसको प्यार दीजिए और ज्यादा, और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप डेली सेशन को देखेंगे, टाइमिंग है 3:30 बजे, डेली 3:30 बजे ये टाइमिंग आपका रहेगा। और अगर आप इसको पूरा अटेंड करेंगे ना सीरीज को लास्ट तक,
तो ऑटोमेटिकली आपका एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत पॉलिटी में वहां से नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल फिर मिलेंगे ठीक 3:30 बजे। टाइम अब आप रिमाइंडर भर लीजिए, सेट कर लीजिए, डेली 3:30 बजे इस क्लास में आ जाइएगा। तो मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस समय। 18 महीने के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। मेरा रेफरल कोड है CKLIVE, CK लाइव। तो CK लाइव रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 19 जनवरी के पहले ले लो तो 63,000 रुपए में GS ऑप्शनल टेस्ट सीरीज नोट सब मिल जाएगा आपको। ओके, ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।